हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। और जैसा कि आपकी दशहरा की छुट्टियां चल रही थी तो आपने पढ़ाई की नहीं होगी, तो आज कॉपी बुक अपने खोल लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अपना स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ रखा था। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे डॉक्टर बॉन्डमैन ने सेंट मार्टिन के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी की थी कि कैसे हमारे जो स्टमक में कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो डॉक्टर ब्यूमंट ने की थी स्टडी। ठीक है, और इसके जरिए इन्होंने देखा था कि कैसे स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस होता है एलिमेंट्री कनाल के थ्रू। ठीक है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ रखा था, इसके आगे हमें स्टार्ट करना है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जर्नी करते हुए फूड कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो कि हमारे यहाँ डायग्राम 9.4 में दिखाया गया है। ये देखिए 9.4 डायग्राम हमें दिखाया गया है, जहाँ की फूड जो है माउथ से अंदर इंजेस्ट किया जा रहा है। और फूड इंजेक्ट करने के बाद क्या है, हमारा माउथ में ही फर्स्ट हमारे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारा जो फूड है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो माउथ से ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इसोफेगस से होकर हमारे स्टमक तक पहुंचता है, जहाँ की हमने पढ़ा था कि HCl होते हैं और म्यूकस होते हैं जो स्टमक के वॉल को प्रिवेंट करते हैं। जो भी हमने फूड के साथ जो हमारे एसिड आए हैं या फिर जर्म्स आए हैं, उनसे स्टमक को प्रिवेंट करते हैं, स्टमक के वॉल को। ठीक है, फिर यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पे हमारा जो ये लीवर आपको दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है। इससे पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीट होता है और लीवर से हमारे बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। और ये दोनों जूसेस यहाँ पे आकर स्टमक के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। और अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ से एज अ सेमी सॉलिड के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में एनस से ये आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने डायग्राम के जरिए तो देख लिया है। अब हम लाइंस के थ्रू भी देखते हैं कि हमें बुक में दिया क्या गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें बुक में दिया क्या गया है। तो यहाँ हमें 9.4 स्केच के बारे में बताया गया है। इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेस्ड आउट एलिमेंट्री कनाल। ऐसा इसलिए कहा गया स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि ये देख रहे हो आप एलिमेंट्री कनाल का ऐसा डायग्राम दिया गया है, जिससे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख के आइए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हमने जो डायग्राम देखा था उसमें ये ऐसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं था, वो एज इट इज जैसे स्टमक में हमारे होता है वैसे ही एज इट इज फिगर में शो किया गया है। ठीक है, गेस हाउ लॉन्ग इट इज। तो आप देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम का स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये कितना लॉन्ग है। यू विल बी सरप्राइज दैट ऑल्दो इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हो ये क्या है, थिकनेस में ये कम है, विड्थ इसकी कम है, बट इसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम के हाइट के डबल है, ऐसा कहा जा रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एलिमेंट्री कनाल, जो कि हमारे माउथ से लेकर और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो प्रोसेस है, जो कनाल सिस्टम बनाया गया है, उसको हम एलिमेंट्री कनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, सबको मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को के सोर्सेस से सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को, जैसे कि हमने पहले ही डायग्राम के थ्रू समझ लिया था। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, ये भी जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये भी जूस सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आपने देखा था हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो है वो भी म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, जिससे क्या है इनर लाइनिंग को कोई भी खराबी ना हो। स्टमक के जो भी हम फूड जो भी इंजेस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं,
उस फूड से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए म्यूकस सिक्रीट कर रहा था हमारा स्टमक, ठीक है। और HCl भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो थे वो हेल्प कर रहे थे बैक्टीरिया को किल करने के, जो हमारे अंदर फूड के साथ आ गए थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए इसका, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना विद द हमने ये देखा था 3 सोर्सेज से वो सिक्रीटेड जूसेस को लेते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो 3 स्पेसेस कौन है? वो हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है। तो लीवर क्या करता है? लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर। तो वो क्या होता है? क्या वो एसिडिक होता है? तो नहीं, वो बेसिक इन नेचर होता है। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो HCl हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा था वो एसिड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लीवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस, ये क्या है? बेसिक इन नेचर है। रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेसिक और न्यूट्रल में आपने देखा था कि कैसे एसिड बेस से रिएक्ट करके और न्यूट्रल बन जा रहा था और सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज कर रहा था, ठीक है। बाइल न्यूट्रलाइजेस एसिड्स, बाइल जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि ये क्या है? बेस है। प्रेजेंट इन द फूड मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक एंड ब्रेक्स डाउन इनटू फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। और फैट्स को क्या है? वो टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, एज की वो फैट्स क्या है? पहले बड़े बड़े बिग ग्लोब्यूल्स में होते हैं, तो वो उसको टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, उसको ब्रेक करके, ताकि उसका अच्छे से डाइजेशन हो पाए, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स मेकिंग इट डाइजेशन ईजियर, जिससे कि इसका डाइजेशन ईजियर हो जाए। और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको क्या करता है? तोड़ देता है, ठीक है। फैट्स का डाइजेशन हो जाता है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। द पैनक्रियाज सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज हमारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये सब आप नोट करते जाइए कि पैनक्रियाटिक जूस और बेसिक और बाइल जूस दोनों बेस होते हैं, जबकि जो हमारे स्टमक ने HCl रिलीज किया था वो एसिड होता है, ठीक है। एंड हेल्प न्यूट्रलाइज, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे स्टमक में आ रहा होता है स्टमक के थ्रू HCl और एसिड, वो सारे न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है वो भी बेस है और बाइल जूस जो है वो भी बेस है, ठीक है। एडिशनली पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस भी जो क्या है? जैसे कि हमने पहले देखा कि फैट्स के ग्लोब्यूल्स जो बड़े बड़े हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जा रहे थे, वैसे ही वो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ब्रेक डाउन करके और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, फैट्स को अपने देखा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जैसा कि चेंज कर देता है। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये सिंपल शुगर में, इसको सिंपल शुगर में, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ट्रू फॉल्स फिलअप्स में आएंगे, ठीक है। कि हमने फैट्स का पहले देख लिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन जो है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है इसका, ठीक है। और हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। जैसा कि हमारा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज है। सिंपल शुगर के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सिंपल शुगर को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो ये आप नोट कर लीजिए। Yes, the digestive juice secreted by the wall of the small intestine further breaks down fats, proteins and partially digested carbohydrate into simpler forms में, जैसे कि हमने इनका सिंपल फॉर्म देख लिया अभी। The digested nutrients pass on from the small intestine into the blood present in the blood vessels found in the walls of the intestine। अब जो हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें क्या है, यहाँ आप देख रहे हो ये डायग्राम दिया गया है बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर मान लो ब्लड वेसल्स एक पाइप है, ठीक है, इसके हमने हाफ कट कर लिए इसको, आप इसको हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको कट कर लोगे तो वो जो इसकी सीन होगी वो ऐसी दिखेगी, उसका विजुअलाइजेशन जो होगा
वो आपको इस टाइप से दिखेगा कि ये क्या है, कटा हुआ पोर्शन है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आकर जो हमने फूड खाए हैं और वो डाइजेशन जो हुए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे ब्लड वेसल्स में जो हमारे ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें ये क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे बॉडी के सारे सेल्स में ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे ओल्ड सेल्स जो हैं उनका रीजनरेशन होता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओल्ड सेल्स रिपेयर होते हैं। ठीक है। The digested nutrients pass on the small intestine into the blood present in blood vessels found in the walls of the small intestine. This process called, और जो ये एब्जॉर्प्शन हमने कहा कि हमारे विलाई लाइक स्ट्रक्चर में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स जो भी डाइजेस्ट हुए हैं, जैसे फैट्स थे, प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट थे, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आपके एब्जॉर्प्शन के आपके आंसर बन जाएंगे कि क्या है एब्जॉर्प्शन। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। हाउ आर दिस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने अभी देख लिया कि कैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है उनका। ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन। इनर लाइनिंग जो होती है वो थिन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड हैज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं। डेट इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया, जो ब्लड वेसल्स का जो सरफेस एरिया है, उसको ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो पाए। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अलाउ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट टू पास इनटू द ब्लड विच कैरीज दैम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में रीच कराए जाते हैं, जिसके जरिए वो सारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं और सेल्स उसको एज ए रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी यूज करते हैं। और हर एक सेल को जैसा कि ऑक्सीजन की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है अपने वर्क को, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। These nutrients provide energy। ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल। सेल की रिपेयर में, न्यू सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। जैसा कि आपको पता है हमारे सेल्स में ही सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, या फिर टिश्यू के फॉर्म में या ऑर्गेन के फॉर्म में, ये सारे सेल्स के ही बने होते हैं, जिससे हमारा बॉडी फंक्शन प्रॉपरली कर सके। ठीक है, जिससे हमारी लाइफ प्रोसेस प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो सके। अब सीलियाक एक डिजीज है जो कि ग्लूटेन के कारण होता है। जो ग्लूटेन क्या है, हमारे व्हीट, बार्ली और राई में होते हैं, एक तरह के प्रोटीन है, और इससे होने वाले डिजीजेस को सीलियाक डिजीज कहते हैं। बहुत लोगों को इनका डाइजेशन वो नहीं कर पाते हैं ग्लूटेन का, तो वैसे लोगों को सीलियाक डिजीज हो जाता है। और वैसे लोगों के लिए क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि वे इसके गुड अल्टरनेटिव्स होते हैं व्हीट, बार्ली के। ठीक है, और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्लूटेन फ्री कौन कौन से होते हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी हमारे ग्लूटेन फ्री होते हैं, और इससे होने वाले डिजीज को हम क्या कहेंगे, जो ग्लूटेन के कारण होते हैं उसको हम सीलियाक डिजीज कहते हैं। और इसमें व्हीट, बार्ली और राई हम नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होते हैं एज अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमने साइंस एंड सोसाइटी कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट फेज है। ठीक है, आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि आपको पता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सारे क्या हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारा है विलाई, उसमें विलाई का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन किया जा सकता है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसका नाम क्या है, तो वो विलाई है। और इसका प्रोसेस क्या है, इसका काम क्या है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये ब्लड वेसल्स के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू दी अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनका क्या होता है, इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर। कहने को ये लार्ज इंटेस्टाइन है क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, विड्थ इसकी ज्यादा है, लेकिन ये लंबाई में 1.5 मीटर है, जबकि हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन
हमारा 6 मीटर था। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस आ सकता है, इसमें आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, इट इज शॉर्टर देन दी, आपको एजर्शन एंड रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, और ये कितने मीटर की होती है, इनकी लेंथ क्या है, और इसकी लेंथ ज़्यादा होने के बाद भी इसको स्मॉल और लार्जर की लेंथ कम होने के बाद भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। तो आप इसके जो भी मैं बता रही हूँ आप इसको नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको एजर्शन रीजन करने में आसानी होगी। इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन व्हाई इज इट कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमें पता है क्योंकि इसकी विड्थ चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जा रहा है। द रीजन इज दैट इट इज वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, ज्यादा वाइडर है। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, सॉल्ट और वाटर को, जो एक्सेस सॉल्ट और वाटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको सेमी सॉलिड जो इसमें आ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या है, वेस्ट है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि वाटर और सॉल्ट को क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इसलिए जो स्टूल आ रहा है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। द स्टूल इज देन स्टोर्ड इन द रेक्टम। तो ये क्या है, स्टूल क्या है, रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसका कलेक्शन हो रहा है until the body is ready to get rid of it। अब क्या है, हमारी बॉडी जब इस रेक्टम में ही आके सिक्योर हो चुका है, तो हमारी बॉडी इससे छुटकारा पाने के लिए, इसको निकालने के लिए रेडी है। ईटिंग फाइबर रिच फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हेल्प द लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन प्रॉपरली बाय मेकिंग द स्टूल ईजियर टू पास। तो क्या है, जो हम मतलब जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, उन सब में जो भी फाइबर है वो इस स्टूल को क्या है, पास होने में हेल्प करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर डाइजेशन अच्छी रखनी है तो आपको फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, जो भी फाइबर वाले वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हें जरूर खाना चाहिए। फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू दी एनस, और फाइनली वो एनस के थ्रू क्या है, आउट हो जाते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि रेक्टम में इनका स्टोर होता है, जो हमारे फीसेस होते हैं, जो हमारे वेस्ट होते हैं बॉडी के, एज ए सेमी सॉलिड जो स्टूल जिसको हम कहते हैं, है ना, उसका क्या है, रेक्टम में स्टोर होता है, और एनस से वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, एनस वो प्लेस है जहाँ से वो आउट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को जो आउट करने का प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेल्ड आउट होने का जो प्रोसेस है एनस के थ्रू, इसे हम इजेशन कहते हैं। दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव्स द वेस्ट इट डज नॉट नीड। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वेस्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। कीपिंग यू हेल्दी, जिससे आप हेल्दी रहते हो। अगर वो सिक्योर रह गए अंदर ही, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होंगे। इज इट फैसिनेटिंग? क्या ये आपको बहुत आकर्षक नहीं लग रहा है? तो यस, लग रहा है। हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, तो आपने देखा कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, और वेस्ट को एलिमिनेट कर दे रहा है। ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक सच एज बैक्टीरिया डेट हेल्प्स इन डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है बैक्टीरिया क्या है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में ये होते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। ये ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड का, स्पेशली फाइबर जो होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं वो, जैसे कि हमारा वाइटामिन है। ठीक है, वाइटामिन को वो क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे जो फाइबर रह जाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद बच जाते हैं, उसको भी ये क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारा विटामिन है इसको प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड, फाइबर रिच फूड जो है और फर्मेंटेड फूड जो है, जैसे कि कर्ड है, बटर मिल्क है, श्रीखंड है, कांजी है, पिकल्स, गुंडरुक है, पोयता भात है, ये सारे क्या है, फर्मेंटेड फूड है। ठीक है, आर गुड फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबींग।
तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और डाइजेशन के लिए ये सारी जो भी डिशेस बताई गई हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, ये बहुत ही हमारे स्टमक के लिए, हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। जो हमारा कर्ड है, बटर मिल्क है, श्रीखंड है जो कि हमारा योगर्ट से बना हुआ होता है, ये कर्ड आपको पता है, ये दही है, और ये बटर मिल्क है, छाछ है, ये कांजी भी डिश है। पिकल्स आपको पता ही है कि ये पिकल्स क्या है, हमारे अचार जो मम्मा घर में बनाती है। गुंद्रुक जो है ये नेपाल का डिश है, ये कांजी, गुंद्रुक, पड़ता भात, ये सारे क्या है, ये चावल को ही समर में क्या है वाटर पानी में डाल के और इसको 7-8 घंटे के लिए रख के फिर उसमें जो भी आपको डिशेस उसमें नमक डालना है, प्याज, ये सब डाल के और लोग खाते हैं गर्मियों के सीज़न में, ठीक है। तो इसको स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है क्योंकि ये समर में स्टमक को कूल करने का काम करता है और ये गट हेल्थ को ठीक रखता है, ठीक है। साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है, साइंस और सोसाइटी से जुड़ी हुई बातें हम इसमें देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज से ही हमारे डाइजेशन को सही रखने के लिए बहुत कुछ रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसा कि हमारे चरक संहिता जो है, जो कि एंशिएंट आयुर्वेद है, उसमें लिखा गया है हाईलाइट द रोल ऑफ इजिली डाइजेस्टिव फूड, कि कुछ फूड कैसे इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड जुडिशियस यूज ऑफ स्पाइसेस, जिंजर, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन जीरा है, ब्लैक पेपर काली मिर्च, और जिंजर अदरक के सही तरीके से यूज को बताया गया टू इनहेंस डाइजेशन, जिससे हमने डाइजेशन हेल्थ को ठीक रख सके, ठीक है। एडवांसेस इन साइंस इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो एम्फेसाइज ईटिंग मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग, और ये भी कहा गया कि हमें जो खाना खाने का हमें टाइमिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 1 बजे खा रहे हैं तो कभी 3 बजे खा रहे हैं, जो भी हमारा टाइम है वो टाइम हमारा क्या है, सही एक्यूरेट होना चाहिए कि अगर हम 1:30 खा रहे हैं या 2 o'clock खा रहे हैं तो हम उसी टाइम को फॉलो करें। प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग एंड अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एज की फैक्टर्स इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव हेल्थ, तो हमें अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को सही रखने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें और हम जो भी खाएं समय से खाएं और सही तरीके से खाएं। ये नहीं कि ज़्यादा खा रहे हैं और कभी कम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें टाइमली खाना चाहिए और हमें सिक्योर्ड बैलेंस फूड खाना चाहिए, ठीक है। डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमन डू, तो ये बच्चा पूछ रहा है कि क्या हमारा जो डाइजेस्टेड फॉर्म है, जिस वे में हम डाइजेशन का प्रोसेस हमारे अंदर होता है, क्या एनिमल्स में भी वैसे ही होता है। आई हैव सीन काउज कीप चीविंग द फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग और ईटिंग एनीथिंग, व्हाई। ये बच्चा सोच रहा है, मैंने देखा है कि काव जो है वो ग्रेजिंग नहीं कर रही होती, वो चल नहीं रहती है, वो कुछ खा भी नहीं रही होती है, तो भी उसके माउथ क्या है, चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि उसको मुंह में कुछ डालते हुए देखा नहीं जाता है, लेकिन फिर वो अपनी चिविंग करती रहती है, क्यों। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स हैं, सच एज काउज एंड बफेलोज, जैसा कि काव, बफेलो है, पार्शियली च्यू द ग्रास एंड swallow it into their stomach, तो क्या करते हैं वो पार्शियली मीन्स आधे अधूरे च्यू करते हैं और फटाफट से swallow करते जाते हैं, ठीक है। इन द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, तो क्या इसमें पार्शियल डाइजेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा काव जो है वो नाइट में खाते नहीं, उनको सवेरे निकाल दिया जाता है फील्ड एरिया में और ये शाम में वापस लौट के आ जाते हैं। उन्होंने तब तक जितना ग्रासेस लिए होते हैं वो उसको ही पूरी रात या जब भी वो जगे हुए हैं वो उसको चीव करते रहते हैं, ठीक है, और उससे ही वो एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड ग्रेजुअल चीविंग, तो क्या है इनका जो ये इन्होंने जो भी फूड लिया और उसको मुंह में डाला, ठीक है, और उन्होंने उसको पार्शियली चीव किया और अपने स्टमक में डाल लिया, ठीक है। जब उनके स्टमक में आ गया फिर वो क्या करते हैं, जब भी वो फ्री होते हैं वो फिर से इसको वापस अपने माउथ में लाते हैं और फिर से उसको चीविंग करते जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। इस चीविंग के जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूमिनेशन कहते हैं। और जो एनिमल्स इस रूमिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम र्यूमन कहते हैं, ठीक है, र्यूमन कहते हैं। और इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट का नाम भी हमें क्या दिया गया, र्यूमन दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या, हमें टेक्स्ट में क्या दिया गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि पार्शियली कैसे वो ईट करते हैं और स्टमक में डाल के फिर से वो जब उन्हें च्यू करना हो फिर वो वापस उसको वापस माउथ में लाते हैं और फिर च्यूइंग का प्रोसेस करते हैं। दी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉड बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल च्यूइंग, फिर से च्यूइंग के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है।
तो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉड बैक टू द माउथ फ्रॉम ग्रेजुअल चीविंग, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, और ये जो एनिमल्स इनमें रूमिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम रूमिनेंट कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं और एजर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं। अ काउ स्पेंड्स अबाउट 8 hours a day जस्ट चीविंग द फूड। तो काउ जो है अपने दिन का 8 घंटा क्या है फूड को चीव करने में बिताता है। द थॉरोली चीविड फूड अगेन पासेस डाउन द एलिमेंट्री कनाल फॉर फर्दर डाइजेशन। और फिर ये फूड क्या है बारी बारी ये चीविंग होने के बाद फिर ये एलिमेंट्री कनाल में आगे के डाइजेशन के लिए परस्यू किया जाता है, चला जाता है, ठीक है। बट डू नॉट हैव टीथ, ठीक है। ये आपका फैसिनेटिंग फैक्ट आपको पता लगा। जो बच्चों ने घर में अगर उन्होंने बर्ड को पाल भी रखा होगा, ठीक है, तो भी उनको पता होगा ये फैक्ट कि बर्ड के क्या है टीथ नहीं होते, ठीक है। बट दे हैव अ चैम्बर, लेकिन उनके पास क्या होता है चैम्बर होता है जिसको हम गिज़र्ड कहते हैं। देखिए यहाँ आपको डायग्राम में गिज़र्ड दिखाया गया है जो ये येलो कलर में शो किया गया है, ठीक है। तो इस गिज़र्ड का क्या काम है, फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जैसे हमने देखा कि हमारे इसोफेगस में और स्टमक में हर जगह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, जो हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, वैसे ही बर्ड में भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है प्रोसेस क्यों हो रहा है, फूड के ब्रेक डाउन के लिए हो रहा है। हमने जो देखा इसोफेगस में ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्यों हो रहा था, फूड को इसोफेगस पाइप के थ्रू पास ऑन कराने के लिए हो रहा था, लेकिन इसमें फूड के ब्रेक डाउन के लिए हो रहा है ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो गिज़र्ड के वॉल में हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ ग्रीट हो रहा है। जो भी स्मॉल स्टोन्स इन्होंने पिक किए होंगे और स्वेलो कर लिया होगा बर्ड ने, उसी के थ्रू ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो बर्ड का फूड है उनकी क्या है ब्रेक डाउन उनका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। दिस शोज दैट एनिमल्स एग्जिबिट वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर and function in the alimentary canal to adapt to different ways of digesting different kinds of food। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग एनिमल्स कैसे उनमें वेरिएशंस होता है, एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट टाइप्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी पार्ट, जो कि हमारे सेल से बने हुए हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। While others like sugar are broken down inside the body, शुगर भी क्या है बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है इसका डाइजेशन हो रहा है और इसकी ब्रेक डाउन भी हो रही है, क्यों, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। दिस प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी फूड हमने खाया है, जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे ग्लूकोज में चेंज हुए हैं, ये क्या है सेल में जाकर इनका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और सेल का ब्रेक डाउन कैसे होता है, सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है और इसके जरिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी एज अ एटीपी रिलीज होती है, एज अ एटीपी, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारे सेल में ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स वी लर्न इन ग्रेड 6 चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टर्स में आप पहले भी पढ़ चुके हैं डेट ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, कि सारे लिविंग बींग जो भी जिंदा हैं, जो भी सरवाइव कर रहे हैं अर्थ पे, वो क्या कर रहे हैं, वो रेस्पायर कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनमें हो रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो ये सारे एनिमल्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसे ही होते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। और सभी में रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो आइए हम ह्यूमन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखते हैं। 9.2.1 respiration in humans. You know that we breathe in, inhale and exhale out
मीन्स ब्रीद आउट एयर कंटिन्यूअसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी एंड आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट. तो यस, हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बहुत डिफरेंट है. तो हमारा ब्रीदिंग वो है बेटा जो आप इनहेल और एक्सेल आउट कर रहे हो, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग कहते हैं. लेकिन उसी ऑक्सीजन के थ्रू जो हमने इनहेल किया है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, जैसा कि हमने पहले अभी जो हमने इससे पहले जो पढ़ा उसमें हमने ये चीज़ देखा था. ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये डिफरेंट हैं. यस ये डिफरेंट है. ठीक है, और वी ब्रीद इनहेल, जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं उस प्रोसेस में, और हम एक्सेल आउट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं. हाउ डू वी ब्रीथ? तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं? द प्रोसेस ऑफ, आपने देख लिया, ये भी आपके आंसर बनते हैं कि व्हाट इज ब्रीदिंग. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ठीक है, तो आपका ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है ये आपके एजर्शन रीजनिंग में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से. ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक. आप बिना फूड के एक सप्ताह नहीं रह सकते, एक पूरे वीक नहीं रह सकते. ठीक है, विदाउट वाटर फॉर ए डे और 2 डे. ठीक है, और 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा आप बिना पानी के नहीं रह सकते, नहीं तो हमारी बॉडी एनर्जी लेस हो जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे. ठीक है, बट विदाउट ब्रीदिंग, मगर बिना ब्रीदिंग के आप कुछ ही मिनट सर्वाइव कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं. वाई इज़ डैट? क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें हमारे ऑक्सीजन हम एंटर करते हैं और अब हमारे जो पॉल्यूशन जो हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक होते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए गैस को एक्सेल आउट करते हैं. ठीक है, और हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. ठीक है, वाई इज़ डैट? ऐसा क्यों? ठीक है, तो ब्रीदिंग के थ्रू अगर ब्रीदिंग नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हमारे सेल्स का रिपेयर कैसे होगा, हमारे न्यू सेल्स जनरेट कैसे होंगे बॉडी में. ठीक है, और न्यू सेल्स जनरेट नहीं होंगे तो हमारे बॉडी का ग्रो नहीं हो पाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, ऑल ऑफ अस आर लाइव बिकॉज वी ब्रीद. क्योंकि हम ब्रीद कर रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है जिससे हम अपने लाइफ प्रोसेस को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस, जो इस चैप्टर का नाम ही है. ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे. नॉट जस्ट ह्यूमन, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीद. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ही ब्रीद करते हैं. बट हाउ डू वी ब्रीद? मगर हम कैसे ब्रीद करते हैं? ठीक है, जस्ट एज फूड फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथवे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे कि फूड का स्पेसिफिक पाथ बना हुआ है जो कि हमारा डाइजेस्टिव कनाल है, वैसे ही आपके बॉडी में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो आइए देखते हैं हम क्या है ये. ठीक है, दी रेस्पिरेटरी, तो ये आप देख गए हो यहाँ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का आंसर बन रहा है. आवर बॉडी हैज़ ए स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, the respiratory system consists of various parts as shown in figure 9.8. in this system the exchange of gases follows a specific pathway. हम इसको रीड कर लेते हैं फिर हम डायग्राम के जरिए समझेंगे. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पाथवे है जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, थ्रू विच द एयर इज इनहेल्ड, जिसके जरिए हम इनहेल करते हैं एयर को. और आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर में हर कुछ है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इनहेल करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, उसके साथ और भी गैसेस अंदर आते हैं. ठीक है, एंड एक्सेल इन्वॉल्व वेरियस पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और एक्सेलेशन के थ्रू भी हम गैसेस को आउट करते हैं. ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. ठीक है, तो ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन बट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, इस लाइन को आप हमेशा याद रखना कि ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन बट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथवे. द पाथवे थ्रू विच द एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन्वॉल्व्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज इज असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. ठीक है,
द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विथ अ पेयर ऑफ नेसल ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नेसल ओपनिंग को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। विच वी इनहेल एंड एक्सेल एयर, जिसके थ्रू हम एयर को इनहेल और एक्सेल कहते हैं, जिसको हम नेसल पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप, द इनहेल्ड एयर पासेस इनटू अ पेयर ऑफ स्मॉल पैसेज कॉल्ड द नेसल पैसेज। तो जिसके थ्रू हम एयर को पास ऑन करा रहे होते हैं वो हमारा नेसल पैसेज कहलाता है। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नॉस्ट्रिल? तो येस, वो हमारे नोज़ के अंदर के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स के जाने से बचाता है। दीज हेयर अलॉन्ग विथ म्यूकस, और इसमें म्यूकस भी कहते हैं, जो स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, ताकि जो भी हमारे नोज़ के अंदर जो भी डस्ट जाए वो इस म्यूकस के ज़रिए इसमें क्या हो, स्टिंग हो जाए, चिपक जाए, और जब आप छींकोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर एक्सेल आउट हो जाएगा और कोई भी डस्ट अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है। हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट, तो ये क्या काम है इसका, म्यूकस का और हेयर का, ये ट्रैप करते हैं डस्ट को और डर्ट पार्टिकल्स को। वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद करते हैं, दिस इज़ वाई वी शुड ब्रीद थ्रू द नोज़ एंड नॉट थ्रू द माउथ। यही कारण है कि हम नोज़ के थ्रू इनहेल एक्सेल आउट करते हैं, माउथ के थ्रू नहीं करते, क्योंकि माउथ के थ्रू करेंगे तो सारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे। फ्रॉम द नेसल पैसेज द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। द विंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेज। देखो ये ध्यान दो कि विंड पाइप जो है आगे जाके 2 ब्रांचेज में पार्टिसिपेट होता है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन BRONCHIOLES ब्रोंकियोल्स। ठीक है, सॉरी इसको हम हम इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और ब्रोंकाई जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये है हमारा विंड पाइप। ठीक है, ये विंड पाइप आप देख रहे हो 2 पार्ट में, यहाँ नीचे आके लंग्स के पास हमारा 2 पार्ट में, यहाँ मैं दिखाती हूँ वाइट पोर्शन में। देखिए ये हमारा विंड पाइप है। ठीक है, और ये आगे जाके लंग्स में, ये देख रहे हो आप 2 पार्ट में इसका क्या है, डाइवर्जन हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये पार्ट हमारा कहलाता है ट्रैकिया, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या जा रहा है, हमारे लंग्स में एयर जा रहा है। और ये हमारा है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये हमारा है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। और आगे भी हमारा ब्रोंकाई क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स, इसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स, जो ये छोटे छोटे पार्ट में डाइवर्ट हो जा रहा है। लेकिन आपको इसमें दिया नहीं है, चलिए तो मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ कि हाँ इतना ही बताते हैं। अब जितना हमें इसमें दिया होगा उसको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में, और फिर चलिए एक थोड़ा सा और बात कर ही लेते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स के थ्रू क्या है, ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई कहते हैं, जिसमें कि हमारा एयर क्या है, फिल होता है। ठीक है, तो हम इसमें अब देखेंगे, हम डायग्राम में पढ़ेंगे भी, डायग्राम को देख के, और जो हमारे बुक में लिखा हुआ है एज ए टेक्स्ट, तो हम उसको भी देखेंगे। द विंड पाइप फॉर्म्स द ब्रांचेज forms 2 branches which enter the 2 lungs. In the lungs, these branches further divide into smaller and finer branches that end in small balloon-like sacs called alveoli. तो आपने अभी डायग्राम के थ्रू देखा हमने कि ये हमारा विंड पाइप है, और विंड पाइप आगे जाके 2 ब्रोंकाई में ये हो गया, डाइवर्ट हो गया। ठीक है, और ये आप देख रहे हो छोटे छोटे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हमारा है विंड पाइप, और ये इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं और विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो विंड पाइप जो है, ट्रैकिया जो है, आगे जाके 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डाइवर्ट हो जाता है, और इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो छोटे छोटे स्टेम लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेम लाइक प्रोजेक्शन जो बने हुए हैं, इनको हम आगे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं ब्रोंकियोल्स से बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिसमें कि एयर जो है जब आप इनहेल करते हैं तो आकर ये यहाँ पे स्टोर होते हैं, और जो एक्सेल आउट भी करते हैं वो भी इधर से ही आके फिर एक्सेल आउट होते हैं। तो इस तरह से आपने डायग्राम के थ्रू ये सारे पार्ट्स देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या दिया गया है टेक्स्ट में, और हमने डायग्राम अच्छे से समझ लिया है। सोसाइटी एंड
साइंस एंड सोसाइटी। While a lot of the dust is filtered out from the inhaled air, जब आप इनहेल कर रहे हो तो बहुत सारे डस्ट जो है वो फिल्टर हो जाते हैं। Often some small infectious particles can get through the lungs, लेकिन फिर भी कुछ infectious particles हैं जो लंग्स में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेंडेमिक जब आया था कोविड-19 का समय, तो उस समय क्या हो रहा था, जो हम गैस हम इनहेल कर रहे थे उसी के थ्रू क्या है हमारे कोविड का जो वायरस था वो अंदर चला जाता था और वो क्या है सर्कुलेट हो जाता था। पहले तो वो नॉन लिविंग होता था, लेकिन वो डस्ट के थ्रू जब हमारे अंदर चला जाता था तो वो हमें यूज करके और लिविंग हो जाता था। हमारे ऑर्गन्स में वो क्या करता था, वो ऑर्गन्स को, लंग्स को जैसे है वो लंग्स पे अपना इन्फेक्टेड कर देता था, लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता था। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्फेक्टेड कर देता था, लीडिंग टू ब्रीदिंग, और वो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज को लीड करता था, एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम। ठीक है, जिसके कारण की लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारे लोग, आपको जैसा कि पता है कि पेंडेमिक में बहुत सारे लोग को कोरोना वायरस के कारण वो डेड हो गए हैं। ठीक है, और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। तो चलिए हम कैसे ब्रीदिंग लेते हैं इसका हम सिंपल मॉडल बनाते हैं। तो जैसे क्या किया गया है, यहाँ बोतल लिया गया है जो चौड़े मुंह वाला बोतल है, इसके ढक्कन को क्या है हटाकर, और इसमें ढक्कन में एक होल किया गया है, इसकी जो लीड है इसमें एक होल किया गया है। होल के थ्रू जो है ऐसी पाइप को डाला गया है जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में है, और इनसे क्या है दो बैलून को अटैच कर दिए गए हैं, और यहाँ रबर बैंड के थ्रू इनको पाइप से अटैच किया गया है। इसके नीचे क्या है रबर सीट, जो हमने आधे बॉटम जो लिए, सॉरी जो हमने प्लास्टिक की बोतल ली है उसको हाफ कट कर दिया है, और उसके बॉटम पे रबर की सीट लगा दी गई है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पिंक कलर में। तो ये क्या है, सीट है प्लास्टिक की, सॉरी रबर की सीट है, और दो बैलून जैसा कि आप देख रहे हो कि वाई शेप्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर में लगाए हुए हैं। और उसके बाद क्या है, नीचे से ये जो सीट है इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। जब आप देख रहे हो इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हो तो बैलून क्या है इन्फ्लेटेड हो रहा है। तो ये बैलून जो है कुछ नहीं, ये बैलून हमारे लंग्स को दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो नीचे जो रबर की सीट है इसको डायफ्राम के जरिए दिखाया गया, डायफ्राम को इसके जरिए दिखाया गया है, PHRAGM डायफ्राम। ठीक है, इसके जरिए डायफ्राम को दिखाया गया। तो जैसे हमारा जो डायफ्राम एक सीट है बेटा, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी हमारे स्टमक कैविटी से, ठीक है, हमारे स्टमक कैविटी से इसका डिफ्रेंसिएशन किया होता है, मीन्स इसको डाइवर्ट किया होता है इसके जरिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये डायफ्राम दिखाया गया है, ये हमारा लंग्स है, और ये ये हमारा ट्रैकिया दिखाया गया है। ठीक है, और ये दो ब्रोंकाई है, और ये हमारा ब्रोंकियोल्स है, सॉरी ब्रोंकियोल्स इसके अंदर है, ये हमारे लंग्स के दो पार्ट है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि ये हमारा ट्रैकिया आ रहा था। ठीक है, ये ट्रैकिया था, ये ब्रोंकाई था इसमें, और ये हमारे लंग्स थे। तो ये बैलून जो है ये लंग्स को दिखा रहे हैं, और इसके अंदर क्या है हमारे ब्रोंकियोल्स हैं जिससे एल्वियोलाई अटैच हैं। ठीक है, तो हमें इस डायग्राम में यही शो किया गया है। आइए आप इसको पढ़ के समझ लेते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो इस डायग्राम में क्या है, डायफ्राम को नीचे की तरफ डाउनवर्ड खींचा जा रहा है, तो ये बैलून क्या है इन्फ्लेटेड हो जा रहा है, मीन्स हमारा लंग्स को अपवर्ड डायरेक्शन में होते हुए दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है इनको छोड़ दिया गया है ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, ये बैलून जो है ये क्या है डिफ्लेटेड हो गए हैं, मीन्स ये पिचक गए हैं। जैसा कि हमारा लंग्स आप देखते हो कि जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो हमारा जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही हम सांस नहीं लेते, एक्सेल करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये जब हम एक्सेल करते हैं तो ये ऐसे ही डिफ्लेटेड हो जाता है। ठीक है, इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो सेम ऐसे हम टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। टेक अ वाइड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल विथ अ लीड जिसमें ढक्कन हो, रिमूव इट्स बॉटम, इसके नीचे के पोर्शन को हटा दिया गया है। मेक अ होल इन द लीड, ढक्कन में एक होल किया गया है। वाई शेप्ड होलो ट्यूब को इसमें अंदर डाल दिया गया है। दो डिफ्लेटेड बैलून्स को फॉक्ड एंड, जो फॉक एंड इसको कहा जा रहा है, इस पे अटैच किया गया है। सिक्योर विद रबर बैंड से इसको अटैच किया गया है एयर टाइट, जिससे कि इसमें एयर ना जा सके। इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लीड
फ्रॉम द ओपन बेस ऑफ द बोतल, और ऊपर की बेस जो कि ओपन है यहाँ से इसको अंदर इंसर्ट किया गया है। ठीक है, जो डिफ्लेटेड, अगर इन्फ्लेटेड पहले से आप डालोगे तो क्या है वो आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे, तो डिफ्लेटेड बैलून जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ऐसे ही इसको अंदर डाला गया है। ठीक है, टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल अटैच अ थिन रबर शीट टाइटली यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, तो नीचे वाले पोर्शन को भी लार्ज रबर बैंड के थ्रू रबर शीट को अटैच किया गया है। पुल द रबर सीट फ्रॉम द सेंटर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सेंटर से उसको क्या है खींचा गया है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर। एंड वॉच द बैलून, तो आप बैलून देख रहे हैं कि बैलून क्या है इनफ्लेटेड हो गया, मीन्स फुल गया है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमने देखा कि बैलून इनफ्लेटेड हो गया है। द बैलून्स, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बैलून व्हेन यू पुल द रबर सीट डाउनवर्ड, जब हमने नीचे खींचा तो वो क्या हो गया, वो इनफ्लेटेड हो गया, मीन्स फुल गया है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। When you pull the rubber seat downwards, तो वो क्या हुआ इनफ्लैट हो गया। Conversely, when you release, जब हमने इसको रिलीज किया, छोड़ा रबर सीट को, तो वो upward the balloon deflate, तो जो बैलून फुला हुआ था वो क्या हुआ डिफ्लेट हो गया। ठीक है, वो पिसक गया, वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। When you breathe in, inhale, your chest expands as the ribs, वैसे ही जब आप ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो, तो आपके चेस्ट क्या है एक्सपेंड होते हैं, जैसा कि हमारा बैलून क्या हो रहा था एक्सपेंड हो जा रहा था। ठीक है, तो वो बैलून जैसे हमारा लंग्स दिया गया है, तो लंग्स क्या है ऊपर होगी, तो हमारी चेस्ट कैविटी भी एक्सपेंड दिखेगी। एज द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, द डायफ्राम अ डोम शेप्ड मसल, ये डोम शेप्ड मसल होता है जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक है, बिलो द लंग्स, जो लंग्स के नीचे होता है। मूव्स डाउनवर्ड, जब आप उसको नीचे की तरफ मूव कराते हो ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के समय। दिस इंक्रीजेज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, तो वो क्या करता है चेस्ट के अंदर के स्पेस को बड़ा करता है, स्पेस देता है। एंड एयर इंटर द लंग्स, और फिर एयर क्या है लंग्स में अंदर आ जाता है। ठीक है, एयर क्या है अंदर लंग्स में आ जाता है। ठीक है, व्हेन यू ब्रीथ आउट एक्सेल द रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, जब आप क्या करते हो आप ब्रीथ आउट करते हो, मीन्स जब आप एक्सेल करते हो, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक है, जब आपने एक्सेल किया मीन्स आपके अंदर जो एयर थी इसको जब आप बाहर निकालोगे तो क्या होंगे आपके रिब्स जो हैं वो बैक फिर से एज इट इज पहले जैसा हो जाएंगे। मीन्स जब आपने इनहेल किया गैस को इनसाइड किया तो हमारे रिब्स क्या हुए इनफ्लैट हुए, है ना। और जब आपने एक्सेल आउट किया तो ये रिब्स क्या है बैक अपने पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, फिर वो डिफ्लैट हो गए जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे आपको फिलअप्स भी आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं और आपके एजर्शन रीजनिंग भी आएंगे। ठीक है, दिस इंक्रीजेज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट एंड एयर एंटर्स द लंग्स, और इसके थ्रू आप देख रहे हो कि कैसे एयर के लिए स्पेस इंक्रीज हो जा रहा है क्योंकि इनफ्लैट हो रहा है इनहेलेशन के समय। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, तो रिब्स क्या है फिर से अपनी पोजीशन में आ जा रही है। एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, और डायफ्राम क्या हो रहा है ऊपर चला जाएगा, जबकि आप इसमें देख रहे हो ये नीचे की तरफ मूव हुआ है और इसमें ये पोजीशन ऊपर की तरफ चली गई है। रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ लंग्स, तो इसमें क्या है स्पेस को कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है जब हम एक्सेलेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारी रिब्स भी क्या है वो भी अपनी पोजीशन ले चुकी है और अंदर जा चुकी है। ठीक है, व्हाट डू द बैलून्स इन द मॉडल मेंशन, तो हमने देखा कि बैलून जो है वो लंग्स को मेंशन कर रही थी। व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, वो डायफ्राम को कर रही थी, पेज RAGM। ठीक है, डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन द एक नंबर ये दूसरा, इन दिस मॉडल द बैलून रिप्रेजेंट द लंग्स एंड द रबर सीट रिप्रेजेंट द डायफ्राम, तो यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, कि लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बैलून और डायफ्राम जो रबर शीट है वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके जरिए कि ये होल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, तो आप क्या ब्रीथ आउट कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर रहे हो और हम इनहेल क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन ऐसा अकेले नहीं जा रहा है, इसके साथ और भी गैसेस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है उसमें ज्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन है।
टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा यह डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। आप भी अपने क्लासरूम में टीचर को कहिएगा कि वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करे, या फिर आप खुद से भी घर में भी कर सकते हो। ठीक है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। आपको कहा जा रहा है कि आपको इक्वल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, जो कि आपका चूना पानी होता है, इसको आप लेमन वाटर मत समझिएगा। ठीक है, इन 2 टेस्ट ट्यूब, उसको 2 टेस्ट ट्यूब में लेने को कहा गया है, ए और बी, जैसा कि हमें दिया गया है। टेस्ट ट्यूब ए है, यहाँ टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें बराबर अमाउंट में हमें लेने को कहा जा रहा है क्या, लाइम वाटर। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए पास द एयर यूजिंग अ सिरिंज पिचकारी, दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल। ये वो एयर है जिसको आप इनहेल कर रहे हो, जो हमारे यहाँ पिचकारी के थ्रू आपको डाला जा रहा है। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब बी रिपीटेडली ब्लो एयर थ्रू योर माउथ, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपने माउथ के थ्रू ब्लो कर रहे हैं। मीन्स आप अपने माउथ से जो आप इनटेक आउट कर रहे हो वो आप प्रोसेस यहाँ परफॉर्म कर रहे हो। इनटू द लाइम वाटर, जो कि आप लाइम वाटर के साथ कर रहे हो। यूजिंग अ स्ट्रॉ, अब वो आप स्ट्रॉ के जरिए कर रहे हो, ताकि स्ट्रॉ के जरिए वो जो भी आप एक्सेल या इनहेल कर रहे हो वो इस लाइम वाटर में ही जाए, वो इधर उधर ना बाहर रह जाए। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द लाइम वाटर, तो क्या आप कोई चेंजेस देखोगे लाइम वाटर में, तो यस, हमें जरूर चेंजेस देखने को मिलेगा। द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की, ठीक है, जो आपका टेस्ट ट्यूब बी है वो मिल्की कलर का हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ये डिनोट कर रहा होता है। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट, लेकिन हमारा जो टेस्ट ट्यूब ए में है वो मिल्की नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें क्या है, इनहेल में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, हमारा ये मिल्की हुआ है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो यही हमारा इंडिकेट कर रहा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड की। हमारा जो लाइम वाटर है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मिल्की वाइट कलर में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देखोगे आपके अगर दीवार पे भी वाइट पेंट लगा होता है, जो कि लाइम वाटर यूज़ करके अगर उसमें पेंट किया हुआ है, तो आप थोड़े दिनों के बाद देखोगे, जब आप पेंट कराओगे तब नहीं, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जब वो ड्राई होगा तो आपको वो वाइट कलर में दिखेगा, जो ज़्यादा लाइटनिंग होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन जो कलरिंग की गई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनका रिएक्शन हो चुका है, जिस कारण से वो मिल्की कलर आपको शो करता है। ठीक है, therefore this indicate that the exhaled air contains more carbon dioxide than we inhale। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो हम एक्सेल करते हैं उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो हम इनहेल कर रहे होते हैं उसमें कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन, कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के थ्रू होता है। फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोलाई, जिसको हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, जो कि हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है ये। द एल्वियोलाई हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये फाइन ट्यूब से घिरा हुआ है जिसमें कि ब्लड है, जो कि आपको रेड कलर में शो किया गया है, जो कि रेड ब्लड का कलर है। ठीक है, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोलाई। ब्लड क्या है, ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक लाया जाता है और यहाँ ही लंग्स के थ्रू आप ऑक्सीजन को भी लेके आते हैं। वेयर इट इज रिलीज इनटू द एयर, जो कि एयर में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप लेके आते हैं, हम एयर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमने डायग्राम देखे थे उसमें भी हमने डिस्कस कर रखा है। At the same time, oxygen from the alveoli passes into the blood and is transported to all parts of the body। और उसी समय क्या है, ऑक्सीजन भी लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पास ऑन कराया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी। तो अब आपको पता लग रहा है, आप सोच सकते हो कि कैसे आप जो फूड खाते हो आपको एनर्जी देती है। द की इज नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन। सिर्फ फूड ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऑक्सीजन अगर ना हो तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, मीन्स एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। वी ब्रीथ व्हेन वी ईट फूड, आवर बॉडी ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक शुगर। तो जब हम फूड को ईट करते हैं तो डाइजेशन के बाद हमारा फूड क्या है, शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और वो ग्लूकोज में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करती है और
एनर्जी रिलीज करती है, जिसको हम इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिक्स हो रहा है हमारे सेल में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करके आप बाहर निकाल दे रहे हैं और वाटर और एनर्जी हमारे बॉडी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड एक्सेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। जैसे हमने पहले भी देख लिया कि जब इनहेल कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में जाता है, लेकिन जब हम एक्सेल आउट कर रहे होते हैं उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो नियरली 16 to 70% ऑक्सीजन को एक्सेल किया जा रहा है। ठीक है, और 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जा रहा है, जबकि इनहेलेशन में हम 21% को अंदर ले रहे हैं और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बहुत कम है, जबकि यहाँ हमारा एक्सेल 16 to 17% ऑक्सीजन होगा, यहाँ 4 से 5% जो कि इससे बहुत ज़्यादा है ना। हमने इनहेलेशन में 0.04 लिया, लेकिन जो ये एनर्जी रिलीज़ के जो प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मीन्स वो 4 से 5% हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आप इनहेलेशन में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का या एक्सेलेशन में। ठीक है, सम अदर एनिमल्स कैन यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे लार्जर एनिमल्स हैं जो ज़्यादा ही अमाउंट में ऑक्सीजन को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंश्योर दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो आपको इससे पता लग रहा है कि हमारा बॉडी जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है और रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन। ब्रीदिंग क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। ठीक है, वाइल रेस्पिरेशन यूजेज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी हेल्प्स टू वॉक, रन, जो भी हम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, वो सारे रेस्पिरेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी के कारण हम कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। जैसे कि हमने देख लिया। ठीक है, जो हम फिजिकली करते हैं वो ब्रीदिंग है और ये केमिकली क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्लूकोज हो रहा है और जिसमें एनर्जी फॉर्म हो रही है, उसको हम केमिकल प्रोसेस कहेंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है। आवर बॉडी हैज़ ए यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। के लिए हमारा बॉडी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस के लिए यूनिक सिस्टम है। ठीक है, हमारे बॉडी में। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो हार्ट के थ्रू होता है। इट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कैरिड अवे। और वो वेस्ट प्रोडक्ट को अवे करता है लंग्स के थ्रू, वो भी आपके हार्ट के थ्रू ही लंग्स में जाते हैं और फिर लंग्स से बाहर होते हैं। डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू। तो क्या अदर एनिमल्स भी वैसे ही ब्रीथ करते हैं जैसे कि हम ह्यूमन करते हैं? तो देखिए, हम नोज़ के थ्रू करते हैं और हमारा जो ये फिश का डायग्राम दिया गया है, इसके ब्रीदिंग में जो है इसका गिल्स वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट एनिमल अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, उनका नेचुरल सर्वाइवल का जगह प्लेस अलग अलग होता है। यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग। बर्ड आसमान में फ्लाई करते हैं, फिश पानी में रहती है, स्विम करती है। हाउ डू दे ब्रीथ, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गॉट्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। तो ये सारे एनिमल्स क्या है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ऑल्दो ऑल दिस एनिमल्स हैव लंग्स, उनमें लंग्स है तभी वो कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है। द स्ट्रक्चर ऑफ दियर लंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उनके जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है।
हो ही सकता है, क्योंकि सभी के क्या है स्ट्रक्चर अलग अलग है, सभी के शेप अलग अलग हैं, तो ये लंग्स की साइज भी डिफरेंट होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, लेकिन क्या है हमारा फिश जो है उसमें गिल्स होता है जो उसको ब्रीदिंग में हेल्प करता है। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाई ब्लड करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द गैसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस द गिल्स। तो ब्लड के थ्रू जो गैसेस ऑक्सीजन का जो इंटेक होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, जो ऑक्सीजन वो वाटर से लेते हैं, ठीक है, वो गिल्स से होकर पास आउट होता है, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम में गिल्स दिया हुआ है इसमें क्या है ब्लड वेसल्स भी हैं जिसके थ्रू ब्लड का पास ऑन हो रहा है, और इसके थ्रू ही वाटर में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उससे ही एक्वेटिक एनिमल क्या है लेते हैं। तो ये जो है फिश ये गिल्स के थ्रू पानी को अंदर ले रहा है और उससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। जैसे हमारा लंग्स जो काम कर रहा है वो इसका गिल्स काम कर रहा है। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं जिसमें ब्लड का सप्लाई होता है और ऑक्सीजन भी उसी के जरिए लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सेल आउट उसी के जरिए होता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेज ऑफ दियर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, जैसे कि आपका फ्रॉग है जिसको आप जब वो स्मॉल होता है उसको टेडपोल कहते हैं, तो वो जब छोटा होता है तो वो गिल्स के थ्रू आपको ब्रीथ कर रहा होता है, वाइल एडल्ट फ्रॉग जब होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ऑन लैंड एंड स्किन फॉर गैस एक्सचेंज, और वो गैस एक्सचेंज के लिए स्किन को भी यूज़ करते हैं जब वो लैंड पे होते हैं। तो लैंड पे जब होंगे तो वो स्किन को यूज़ कर रहे हैं, जब वो पानी में है तो वो गिल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो लंग्स को भी यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो फ्रॉग है इसमें ये कैपेसिटी है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, बाकी हर किसी में नहीं होता है। दिस एडेप्टेशन हेल्प देम टू सर्वाइव बोथ इन लैंड एंड वाटर, showing how animals have adapted over time for different environment. Earthworms use their moist skin, earthworm की स्किन जो होती है वो moist होती है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। Thus different animals have different breathing mechanism to suit their unique habitat. अब जो जिस हैबिटेट में रह रहा है उसके जरिए ही वो क्या कर रहा है अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है, ठीक है। Apart from the digestive system, the respiratory system and the circulatory system, there are other systems which work in coordination with each parts in the body and perform different function to sustain life. You will study about them in higher grades. जिसके बारे में आप पढ़ोगे वो है हमारा नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, जिसको कि हम आगे क्लासेस में हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो चाहिए फुल कवरिंग वाली तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको फुल वीडियो चाहिए, तो इस तरह से मैं होल चैप्टर कवर कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।